हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का। गवर्नमेंट बजट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, सिलेबस में तो है ही, बट आपकी डेली लाइफ में जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज से अपने आप को जोड़ेंगे, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, कंट्री में क्या चल रहा है, तो गवर्नमेंट बजट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी लाइफ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट बजट के बारे में। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट। लेट्स सी हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट बजट में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट की इंट्रोडक्शन, उसके कंपोनेंट पढ़ेंगे, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बजट डेफिसिट क्या होता है, टेस्ट नॉलेज में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कुछ। अब आता है सबसे पहला क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट चैप्टर। पहले ही क्वेश्चन आ गया क्या, वॉट मेक्स मंथ ऑफ फेब्रुवरी सो स्पेशल फॉर द पीपल। आप लोग बताइए भाई, फरवरी का महीना इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्यों होता है जी? फेब के वीक में, फेब में हम बहुत बढ़िया, मतलब कि वैलेंटाइन डे वीक, पूरा वैलेंटाइन वीक सेलिब्रेट करते हैं इसलिए। तो भाई इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है कि आप सिर्फ वैलेंटाइन को ही बेस्ट माने। बिसाइड इसको छोड़ दीजिए, इसके अलावा इकोनॉमी में और क्या होता है, इसके अलावा हमारी लाइफ में और क्या होगा फेब में। फेब इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? फेब इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो फेब का फर्स्ट डे आता है, फर्स्ट फेब को माना, फर्स्ट फेब को हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता है। मतलब हमारी कंट्री का बजट प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में कब? 1 फरवरी को। कौन प्रेजेंट करता है इसको प्रेजेंट करते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। ये देखो बैग लेकर आ रहे हैं, इसे बोलते हैं गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में इन्होंने बजट बनाया होता है, बनाकर प्रेजेंट करते हैं सीधा सीधा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। यूनियन बजट जो हमारा स्टार्ट होता है प्रेजेंट फर्स्ट फेब को किया जाता है। वो एप्लीकेबल होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। सपोज टू बी अब 2023 में आएगा फर्स्ट फेब, तो फर्स्ट फेब को बजट प्रेजेंट हो जाएगा और वो एप्लीकेबल कब से हो जाएगा? 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2024 तक वो एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अब आगे कहता है कि भाई ये यूनियन बजट जो बन रहा है ये किस तरीके से अपनी हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है? ये हर एक की लाइफ को अफेक्ट करता है। बजट किसी ना किसी तरीके से हमारी सभी की लाइफ को अफेक्ट करेगा। लेट्स सी, देखते हैं जरा कैसे अफेक्ट करेगा वो। जैसे कि ये आ गया, हो सकता है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो सीनियर्स के लिए कुछ बेनिफिट दिखा दें। हमारे मोबाइल फोन के बिल्स बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, हमें नहीं पता ना बजट में क्या डिसीजन लिया जाएगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, ये सारी चीजें बजट में बताई जाती हैं। तो इसलिए हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। यानी कि बजट की खास बात क्या है? इट अफेक्ट्स एवरीवन्स लाइफ। ये सबकी लाइफ को अफेक्ट करेगा, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो बिजनेसमैन है। नेक्स्ट, अब बजट वाले दिन सम आर हैप्पी, कुछ लोग खुश होंगे, उनके फेवर में डिसीजन आए होंगे, उनके बेनिफिट के लिए बातें बताई गई होंगी। कुछ लोग उदास होंगे जिनके बेनिफिट की बातें नहीं बताई गई। नेक्स्ट, अब फाइनेंस मिनिस्टर उस दिन क्या करता है? फाइनेंस मिनिस्टर एनालाइज करता है। क्या एनालाइज करता है भाई? कहां कहां से पूरे एक साल में उसके पास पैसा आया, कहां कहां पर उन्होंने उस फंड को यूज किया, सिमिलरली आने वाले एक साल के लिए क्या प्रोस्पेक्ट है, कितना पैसा आएगा और उस पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ये एनालिसिस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट, अब आता है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बजट का मीनिंग। क्या है गवर्नमेंट बजट? तो गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट, गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स, एंड एक्सपेंडिचर्स, कि आने वाले एक साल में कितनी एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट को रिसिप्ट है और कितने एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर होने वाले हैं। किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। कब के? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि इसमें गवर्नमेंट बजट में क्या किया जाता है? एस्टिमेट्स निकाले जाते हैं रेवेन्यू के और एक्सपेंडिचर के। किसके? भारत सरकार के। कब के? आने वाले एक साल के। बेसिकली बजट टू फोल्ड होता है। टू फोल्ड का मतलब, एक तो ये आने वाले एक साल के प्लान रखे जाते हैं, कहां से कितना रेवेन्यू आएगा, उस रेवेन्यू को कहां पर खर्च करना है। दूसरा, पिछले एक साल में गवर्नमेंट की क्या परफॉर्मेंस रही है। हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट बजट की,
तो गवर्नमेंट बजट टू फोल्ड होता है। टू फोल्ड का मतलब एक, आने वाले एक साल के एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स के बारे में बात करी जाती है। दूसरा, प्रीवियस ईयर में गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है उसके बारे में भी बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब होता है बजट स्ट्रक्चर। अगर हम बजट स्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट बजट में दो पार्ट्स में डिवाइड होता है गवर्नमेंट बजट हमारा। नंबर वन, जिसमें हम बजट रिसिप्ट्स की बात करते हैं, और दूसरा बजट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। बजट रिसिप्ट्स का मतलब होता है एस्टिमेटेड रिसिप्ट, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स कि गवर्नमेंट को कितना पैसा आने वाला है अगले एक साल में, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स। और एक्सपेंडिचर की बात करें तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स दो तरीके की होगी, एक को हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरे को बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। सिमिलरली एक्सपेंडिचर में भी दो होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वन बाय वन समझेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है। अब फिर से वही रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के बारे में बता दिया। बजट रिसिप्ट्स एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसा मैंने बताया कि ये एस्टिमेटेड रिसिप्ट होती है पूरे आने वाले एक साल में जितने भी सोर्सेज से गवर्नमेंट को पैसा मिलने वाला है उसका एस्टिमेशन इज कॉल्ड बजट रिसिप्ट। और इसी तरीके से वो जो पैसा एस्टिमेटेड आने वाला है, गवर्नमेंट उस पैसे को कहां पर लगाने वाली है उसको हम बोलेंगे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर या फिर बजट एक्सपेंडिचर। नाउ अब हम बात करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स की। रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट होती है, गवर्नमेंट को पैसा तो आ रहा है बट बदले में गवर्नमेंट को कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है। तीन चीजें देखो। नंबर वन, गवर्नमेंट को पैसा आया, गवर्नमेंट को पैसा आया, द रिसिप्ट दैट नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, मतलब कि सरकार को पैसा मिला बट उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट, एसेट्स में भी कोई कमी नहीं आई, और ये रेकरिंग इन नेचर होती है, बार बार ये एक्सपेंसेस होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट को टैक्स रिसिप्ट्स होता है, टैक्स रिसिप्ट्स, गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा मिला, क्या गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई? हम टैक्स देते हैं तो क्या गवर्नमेंट से बोलते हैं भाई हमारा टैक्स का पैसा कहां पर यूज किया? हम नहीं पूछ सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट। हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया तो बदले में क्या गवर्नमेंट ने कोई एसेट दी? हमें नहीं दी ना, तो ये क्या हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या एक टाइम की पेमेंट है? नहीं, रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब बार बार हर साल हमें पे करना पड़ता है। तो यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में दो बातें याद रखनी है आपने, गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है, बदले में ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है ना ही कोई एसेट क्रिएट हो रहा है। बदले में ना तो गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है ना ही गवर्नमेंट की एसेट्स में कोई रिडक्शन आ रहा है। पैसा मिला, बदले में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया जी, कोई एसेट में कमी नहीं आई गवर्नमेंट के। पैसा आया, सरकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। तो ऐसे रिसिप्ट्स को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। ऐसी रिसिप्ट को क्या बोलेंगे हम? रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के टाइप देखते हैं जरा, अब क्या क्या आता है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आता है हमारे पास दो तरीके के रिसिप्ट्स आएंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। नंबर वन, टैक्स रिसिप्ट्स, नंबर टू, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स रिसिप्ट्स क्या होता है? टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड टू द गवर्नमेंट। हमारी इकोनॉमी में चाहे वो हाउस होल्ड है चाहे वो प्रोड्यूसर है, अगर हम अपनी कंट्री में रह रहे हैं, हमारी इनकम टैक्सेबल है तो हमें टैक्स देना ही पड़ेगा। और ये टैक्स गवर्नमेंट के लिए क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्यों? क्योंकि हमने टैक्स दिया, गवर्नमेंट को रेवेन्यू हुआ। क्या गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी बढ़ी उससे? नो। क्या गवर्नमेंट की एसेट्स में कोई कमी आई? नो। तो ये क्या हो गया हमारा? रेवेन्यू रिसिप्ट। इसी तरीके से कुछ नॉन टैक्स रिसिप्ट्स भी होती हैं। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव रिसिप्ट्स आती हैं, जैसे कि फाइन्स एंड पेनल्टीज। हम गवर्नमेंट सर्विसेज यूज करते हैं, हम
कोई लीगल कानून, कोई कानून तोड़ते हैं तो हमारे ऊपर क्या पड़ जाता है, फाइन या पेनल्टी पड़ जाती है। एसचीट, स्पेशल असेसमेंट, लाइसेंस फीस एंड परमिट, ये सारी चीजें नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में आती हैं। एक आ जाता है कमर्शियल रेवेन्यू, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, मतलब जहां जहां पर सरकारी कंपनियां काम कर रही हैं वहां से गवर्नमेंट को पैसा। तो पहले हम टैक्स रिसिप्ट्स की बात करेंगे। हम पढ़ रहे हैं अभी क्या, नॉन गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में भी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, टैक्स रिसिप्ट्स के बारे में बात करेंगे। टैक्स रिसिप्ट्स क्या होती हैं? टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय हाउसहोल्ड्स एंड प्रोड्यूसर्स टू द गवर्नमेंट। हाउसहोल्ड अपनी इनकम के ऊपर डायरेक्ट टैक्स पे करता है, प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है तो इतने सारे टैक्सेस यहां बताए हुए हैं, ठीक है जी। जैसे कि सेल्स टैक्स, वेल्थ टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब को क्लब करके आज के टाइम में तो जीएसटी भी पे किया जाता है जी। और टैक्स इनकम के ऊपर जो पे किया जाता है उसको इनकम टैक्स बोलते हैं, वेल्थ टैक्स बोलते हैं। तो टैक्स इज कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय हाउसहोल्ड्स एंड प्रोड्यूसर्स टू द गवर्नमेंट। अब आगे टैक्सेस के पार्ट दिए हुए हमें। पहला टैक्स आता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स whose burden कैन नॉट बी शिफ्टेड। जिसकी लाइबिलिटी है वो ही पे करेगा। अगर डायरेक्ट टैक्स मेरे ऊपर लगाया जा रहा है, मेरी इनकम के ऊपर लग रहा है, तो वो टैक्स मुझे ही पे करना है। मैं इस टैक्स बर्डन को किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं, इसीलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स आ गया डायरेक्ट टैक्स में, हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स होता है ये, वेल्थ टैक्स वेल्थ के ऊपर लगने वाला, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सारे जिसकी इनकम, जिसका गिफ्ट, उसी को पे करना है। ये अपने बर्डन को ट्रांसफर या शिफ्ट नहीं कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट के लिए क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट का काम होता है, करता है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब कि गवर्नमेंट को पैसा तो आ रहा है, बदले में कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, ना ही कोई एसेट्स में कमी आ रही है। तो डायरेक्ट रिसिप्ट, डायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट टैक्स के बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन इनिशियली किसी और के ऊपर होता है, बट ही कैन इजीली शिफ्ट द बर्डन टू अनदर। वो अपने बर्डन को किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। ये हमारे कुछ एक एग्जांपल दिए हुए इनडायरेक्ट टैक्स के। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया आपका, वैट आ गया, पहले सेल्स टैक्स होता था। आज के टाइम में तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं नॉर्मली आप ऐसे समझ लो कि इसको जीएसटी बोलते हैं। सिंपल, आपको क्या समझना है, लायबिलिटी किसी और की होती है, बट वो उस बर्डन को क्या कर देता है? शिफ्ट कर देता है किसी और के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी किसको पे करना चाहिए? सेलर, बट सेलर क्या कर देता है? शिफ्ट किसको? कंज्यूमर को। अब कंज्यूमर को शिफ्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? बर्डन शिफ्ट हो गया किसके ऊपर? कंज्यूमर के ऊपर, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाएगा। अब इनके बीच में डिफरेंस दिया हुआ है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं जरा हम। पहला, बेसिस ऑफ इम्पोजिशन, इम्पोज्ड ऑन पर्सन। डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगाया जाता है? व्यक्तियों के ऊपर। मेरी इनकम अगर टैक्सेबल है तो मेरी इनकम के ऊपर मेरे ऊपर टैक्स लगेगा, दैट इज इम्पोज्ड ऑन पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इम्पोज ऑन कमोडिटीज, जो भी गुड्स सेल परचेज होते हैं उनके ऊपर लगता है। बर्डन ऑफ शिफ्टिंग बात कर चुके हैं, डायरेक्ट टैक्स के बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स के बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है। नेचर, अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो दीज आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। ये टैक्सेस क्या होते हैं? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी डायरेक्ट टैक्स का रेट बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2.5 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख हो जाती है तो 10% लग रहा है, 5 लाख से 8 लाख हो जाती है तो 20% लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी टैक्स बढ़ता जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है? आर नॉट प्रोग्रेसिव, इनफैक्ट दीज आर रिग्रेसिव। ये क्या होती है? रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब क्या हुआ
इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन रिच और पुअर दोनों के ऊपर इक्वल होता है। ऐसे टैक्सेस ज्यादातर नहीं होते हैं, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस टू सम एक्सटेंट होते हैं वो रिग्रेसिव। नॉर्मली कोई कंट्री रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम नहीं रखती है। अब फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसकी इनकम के ऊपर 10% टैक्स लगा दो मंथली। दूसरा व्यक्ति 5,000 रुपए कमा रहा है, उसके ऊपर भी 10% टैक्स लगा दो। तो बताइए दोनों के ऊपर प्रेशर बराबर हो गया ना, इसी को बोला जाएगा रिग्रेसिव। बट ऐसा होता नहीं है, कम होते हैं रिग्रेसिव। इनडायरेक्ट टैक्सेस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिग्रेसिव। कोई प्रोडक्ट आप परचेज करो, चाहे रिच परचेज करे चाहे पुअर, उसमें जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होगा वो सेम लगा होगा, इसलिए वो रिग्रेसिव हो जाता है। देन एग्जाम्पल दिया हुआ इसने डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल सेल्स टैक्स एंड वैट टैक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में पूछ लेता है आपसे डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक बार हम ध्यान से पढ़ लेते हैं हम क्या कर रहे हैं अभी। बेसिकली हम कर रहे हैं हम अभी कर रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होती है? वो रिसिप्ट्स जिससे गवर्नमेंट को पैसा तो आ रहा है बट लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, ना ही एसेट में कोई कमी आ रही है। नेक्स्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ लिया। अब हमारे पास आता है प्रोग्रेसिव टैक्स। हमारे पास क्या आ गया? प्रोग्रेसिव टैक्स। बहुत सिंपल, प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स व्हिच इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी टैक्स रेट बढ़ता चले जाएगा, उसको बोलेंगे हम प्रोग्रेसिव। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स हमारी कंट्री में प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। ये स्लैब दी हुई है, अगर 2 लाख रुपए तक इनकम है तो टैक्स रेट नील, 2 लाख से 5 लाख है तो टैक्स रेट 10%, 5 से 10 है तो टैक्स रेट 20%, 10 से ऊपर है तो टैक्स रेट 30%। तो ये क्या हो गया? प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी आपका टैक्स रेट देखिए 10, 20, 30 बढ़ता जा रहा है। तो प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट बढ़ेगा, उसको बोलेंगे हम प्रोग्रेसिव टैक्स। ऑन दी अदर हैंड रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? जिसमें या तो इक्वल बर्डन हो पुअर सेक्टर के ऊपर भी और रिच सेक्टर के बीच में भी। बस इतना ही याद रखना है मेरे। रिग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है? वो टैक्स होता है जिसमें पुअर बर्डन है, रिच और पुअर दोनों के बीच में। इन विच रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेस एज द टैक्स बेस इंक्रीजेस। बेस इंक्रीज होने के बाद देखो पहले 2 लाख रुपए तक 20% देता है, 2 लाख से 5 लाख के बीच में 15%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 10%। ये जो बेस है जितना बड़ा होते जा रहा है टैक्स रेट उतना ही कम होते जा रहा है। आप इस तरीके से इसको मत याद करना, ऐसे नहीं समझो इसको। आप सिर्फ इतना समझो, इक्वल बर्डन ऑफ टैक्स ऑन रिच एंड पुअर। अभी आपको बताया सपोज टू भी 1 लाख रुपए इनकम है, 1 लाख रुपए इनकम के ऊपर टैक्स रेट लग रहा है 5%, और दूसरी तरफ किसी की इनकम 10,000 रुपए है, उसको भी 5% टैक्स देना पड़ रहा है। तो देखिए अब क्या हुआ, यहां पर दोनों के ऊपर टैक्स का जो बर्डन है वो बराबर हो गया, 5%, 5%। तो ऐसे टैक्सेशन सिस्टम को क्या बोला जाएगा? रिग्रेसिव। डन? होप समझ में आ गया होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस है जो हमारी गवर्नमेंट लगाती है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है जो कंपनीज के प्रॉफिट के ऊपर लगता है, कस्टम ड्यूटी हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर लगाई जाती है, एक्साइज ड्यूटी अगर आप इंडिया में कहीं भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो आपको एक्साइज ड्यूटी देनी ही पड़ेगी, जो कि अब जीएसटी के अंडर आती है। तो ये कुछ एक टैक्सेस बता दिए जो हमारी गवर्नमेंट लगाती है। तो अब तक बेसिकली हमने वो सारे पढ़ लिए, टैक्स रिसिप्ट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नाउ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, अभी हम सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात कर रहे हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या पढ़ रहे हैं अब हम? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स अदर देन टैक्स रिसिप्ट्स आर कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। मतलब कि टैक्स को छोड़कर गवर्नमेंट को कोई ऐसा पैसा मिल रहा है जिससे गवर्नमेंट की ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है ना ही कोई एसेट्स में कमी आ रही है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स कैसी हो सकती है? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की हो सकती है, कमर्शियल हो सकती है, ग्रांट फ्रॉम अब्रॉड हो सकती है। इनको डिटेल में पढ़ते हैं जरा। सबसे पहले आ गया हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू रिसिप्ट।
एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो हैं जो गवर्नमेंट को हम फीस वगैरह कुछ पे करते हैं, गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करती है। जैसे कि गवर्नमेंट को कोई सर्विस लेनी है तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट फीस देनी पड़ेगी। कोर्ट में कोई केस लगाना है तो फीस देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर इलाज के लिए जाना है तो छोटी सी पर्ची बनती है, उसके पैसे देने पड़ते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत नॉमिनल फी पे करनी पड़ती है। लाइसेंस फी होगी जी, आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस बनवाना है ड्राइविंग का तो उसके लिए आपको एक फीस पे करनी पड़ेगी। फाइन्स एंड पेनल्टीज, आप किसी नियम का उल्लंघन करते हैं तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, हमारे ऊपर फाइन लगा देती है। रेड लाइट जंप कर जाओ, चालान हो जाएगा, फाइन पे करना पड़ेगा। एस्टीट, एस्टीट वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी का कोई लीगल हायर नहीं है, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई वारिस ना हो, उसे बोलेंगे हम एस्टीट। अब ऐसी प्रॉपर्टी से कोई इनकम अगर गवर्नमेंट को जनरेट हो रही है तो गवर्नमेंट के लिए वो क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, क्योंकि ना तो कोई लायबिलिटी ना ही कोई एसेट में कमी आएगी गवर्नमेंट की। फिर आता है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ काम कर दिया, फॉर एग्जांपल लाइटिंग बना लगवा दी, वहां पर रोड डेवलप करवा दिए, सीवरेज कनेक्शन दे दिया, जिससे आसपास के एरिया के ना वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो गवर्नमेंट वहां के लोगों से कुछ असेसमेंट चार्जेस रिकवर कर सकती है, जिसको बोला जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सारे ही जो 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए यहाँ पर, इनसे गवर्नमेंट को इनकम तो आ रही है पर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, ना ही कोई एसेट्स में कमी आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेवेन्यू रिसिप्ट। थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ है आगे। देखो फीस के बारे में बताया, फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू कवर कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन फीस, पासपोर्ट फीस, कोर्ट फीस। लाइसेंस बनाना है आपने तो लाइसेंस फी पे करनी पड़ती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनवाना है। फाइन्स एंड पेनल्टीज ये इसलिए लगाए जाते हैं, पैसा कमाने का पर्पस नहीं होता फाइन्स एंड लाइबिलिटीज का। इकोनॉमिक पनिशमेंट दी जाती है कि लोग ऑब्लाइज रहे कानून को अपनी कंट्री के माने, तो ये गवर्नमेंट की एक रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। फिर आ गया जी हमारे पास एस्टीट। एस्टीट गवर्नमेंट क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट हैविंग लीगल हायर। मैंने आपको बताया ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई लीगल वारिस नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम किसको जाती है, सरकार को जाती है। स्पेशल असेसमेंट made by owners of those properties whose value has been appreciated due to government developmental activities। सरकार ने सड़क बना दी, सीवरेज दे दिया, तो वहां की वैल्यू बढ़ जाती है, तो आसपास के लोगों से गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ चार्जेस रिकवर कर सकती है, जिसको बोला जाएगा स्पेशल असेसमेंट। तो ये भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट का ही पार्ट है। अभी हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट में एक चीज रह गया, कमर्शियल रिसिप्ट की बात रह गई। तो कमर्शियल रिसिप्ट्स में क्या आती है गवर्नमेंट की, रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। कई जगह पर गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, वहां से कुछ पैसा आ रहा है, तो गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट। फिर आ गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ने कहीं पर पैसा लगाया हुआ है जहां से इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट लोन दे देती है किसको, लोकल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है, तो वहां से क्या रहा है, इंटरेस्ट अर्निंग हो रही है, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट। डिविडेंड, गवर्नमेंट को किसी गवर्नमेंट की कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, जैसे कि कुछ एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट कंपनीज है, भेल, एसबीआई, एलआईसी, यहाँ पर गवर्नमेंट की कुछ स्टेक होगी, तो वहां से कुछ डिविडेंड मिलेगा, तो गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। देन पेमेंट फॉर पोस्टेज, रेलवे सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, यहां से कुछ पैसा आ रहा है गवर्नमेंट को, तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट। ऑल इन ऑल हम क्या पढ़ रहे थे, हमने वो सारी चीजें पढ़ी जिसमें हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात कर रहे थे। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब गवर्नमेंट की वो इनकम जिससे गवर्नमेंट के लिए ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ना एसेट्स में कमी आ रही है। मतलब सरकार को पैसा मिला बट बदले में एसेट्स नहीं गई, सरकार को पैसा मिला बट बदले में कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, तो ऐसी रिसिप्ट को क्या बोलेंगे हम, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट के बाद बात करेंगे अब हम कैपिटल रिसिप्ट्स की। क्या बात करेंगे अब हम, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब गवर्नमेंट को पैसा आया पर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, गवर्नमेंट को पैसा आया बट गवर्नमेंट की एसेट्स में कोई कमी नहीं आई। कैपिटल रिसिप्ट बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा, मतलब गवर्नमेंट को पैसा आएगा साथ के साथ लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी जी।
दूसरा, गवर्नमेंट को पैसा आएगा, लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई तो एसेट्स में कमी आ जाएगी। और ये क्या होगी, नॉर्मली नॉन रेकरिंग होगी, मतलब रिपीटेड नहीं है, ये होंगे पर बार बार नहीं होंगे। तो अगर इन शॉर्ट हम समझना चाहें तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या हुआ, दोज रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच कॉजेस डिक्रीज इन एसेट्स, या तो गवर्नमेंट की एसेट्स क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, या फिर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब कि भाई सरकार को पैसा आ रहा है बट साथ के साथ गवर्नमेंट की एसेट्स में कमी आ रही है, या फिर सरकार के पास पैसा आ रहा है साथ के साथ सरकार के लिए क्या आ रहा है, गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। अगर दोनों में से कुछ भी हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। तो कैपिटल रिसिप्ट्स में हम टाइप्स पढ़ते हैं, जरा क्या क्या आता है कैपिटल रिसिप्ट्स में। नंबर 1, कुछ होंगे डेट से रिलेटेड जिससे गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो रही होगी, कुछ होंगी एसेट्स से रिलेटेड जिससे गवर्नमेंट की एसेट्स में क्या आ रही होगी, कमी आ रही होगी। यानी कि बोरिंग एट होम, अगर हमारी गवर्नमेंट ने बोरिंग कर ली, बोरिंग एट होम का मतलब पब्लिक से पैसा बोरो कर लिया, बोरिंग फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा बोरो कर लिया, बोरिंग फ्रॉम आरबीआई, मतलब तीनों ही अगर हम इंस्टांस देखिए तो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट बोरो कर रही है, बोरो कर रही है तो पैसा आ रहा है, पैसा आने के साथ साथ क्या हो रहा है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, पैसा आने के साथ साथ क्या हो रहा है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। अब अगर लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा भाई कैपिटल रिसिप्ट्स। दूसरी तरफ नॉन डेट रिसिप्ट्स में बात करता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब जब गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर्स को बेचना शुरू कर दे तो उसको क्या बोला जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होगा, एक तरफ पैसा तो आएगा, कैश तो आएगा, दूसरी तरफ एसेट्स में कमी आ जाएगी, एसेट्स में कमी आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, वो डिसइन्वेस्टमेंट। देन नेक्स्ट इज रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन, जब हम लोन देते हैं, अगर हमने किसी को लोन दिया तो हमारे लिए एसेट क्रिएट हो रहा है, डेटर, और जब वही लोन रिकवर करेंगे तो लोन तो कम हो ही रहे साथ के, इसका मतलब हमारे डेटर्स में कमी आ जाती है, एसेट्स में कमी आ जाती है। इसलिए ये दोनों से क्या हो रहा है, ये दोनों रिड्यूस कर रहे हैं हमारी एसेट को गवर्नमेंट की, और जब एसेट को रिड्यूस करेंगे पैसा आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स। तो एक एक करके इनको भी थोड़ा सा समझते हैं जरा। सबसे पहले आ गया बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज। क्या कह रहा है, बोरिंग क्रिएट्स लाइबिलिटी, अगर हम बोरिंग करते हैं, पैसा उधार लेते हैं तो क्या होता है, लाइबिलिटी क्रिएट होती है। गवर्नमेंट कहां से लोन रेज करती है, पब्लिक से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, फॉरेन गवर्नमेंट से एंड अदर बॉडीज हैं, बाकी भी और इंटरनेशनल लेवल पर लोन मिल जाते हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह से। तो बोरिंग से क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट होती है। फिर आ रहा है रिकवरी ऑफ लोन। अब रिकवरी के बारे में क्या कहता है, इट इंक्लूड्स रिकवरी ऑफ लोन ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट एंड अदर पार्टीज। जब हम लोन रिकवर करते हैं तो क्या होता है, हमारा डेटर डिक्रीज हो जाएगा, डेटर डिक्रीजेस, यानी कि एसेट्स डिक्रीजेस, और जब हमारे एसेट्स डिक्रीज होंगे तो हमारी वो रिसिप्ट क्या कहलाएगा हमारे लिए, वो हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। क्यों कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि पैसा आ रहा है साथ के साथ एसेट्स में कमी आ रही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिसइन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट, जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी के पार्ट को, पब्लिक सेक्टर कंपनी को प्राइवेट सेक्टर में बेचना शुरू कर दे, सेल करना शुरू कर दे, तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट से होगा क्या, गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है पर साथ के साथ गवर्नमेंट की एसेट्स में कमी आ रही है, साथ के साथ गवर्नमेंट की एसेट्स में कमी आ रही है। जैसा कि हाल फिलहाल में अभी गवर्नमेंट ने एयर इंडिया सेल कर दी। एयर इंडिया एक सरकारी कंपनी थी, उसको बेच दिया। बेचने से क्या हुआ, सरकार को तो पैसा मिला बट सरकार का एसेट्स में कमी आ गई ना। एयर इंडिया अब किसकी होगी, वो टाटा ने परचेज कर ली, तो अब एक वो प्राइवेट कंपनी है, पहले वो गवर्नमेंट कंपनी होती थी। तो इससे क्या हुआ, पैसा आया साथ के साथ गवर्नमेंट के राइट्स कम हो गए, एसेट्स में कमी आ गई, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, कैपिटल रिसिप्ट्स। अब छोटा सा डिफरेंस दिया हुआ है रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बीच में।
रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में क्या बताया है उसने भाई, रेवेन्यू रिसिप्ट्स डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट। यही तो बता रहा हूं कि जब गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है और ना लायबिलिटी क्रिएट हो ना एसेट्स में कमी आए तो क्या बोलेंगे उसको, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। कैपिटल रिसिप्ट्स या तो लायबिलिटी क्रिएट करेंगे या फिर एसेट्स में कमी लेकर आएंगे। कैपिटल रिसिप्ट्स या तो लायबिलिटी क्रिएट करेंगे या एसेट्स में कमी लेकर आएंगी। देन नेचर, revenue receipts are of recurring nature and capital receipts are of non recurring in nature। एग्जाम्पल आ गया इनकम टैक्स, फी, फाइन पढ़ के आए पीछे, रिकवरी ऑफ लोन एंड बोरिंग कैपिटल रिसिप्ट्स का एग्जाम्पल है। अब रिसिप्ट पढ़ लिया तो अगली बारी आती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के कौन से एक्सपेंडिचर है, थोड़ा सा ना रेवेन्यू रिसिप्ट को रिकॉल कर लेना। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब पैसा आया, लायबिलिटी कम नहीं हुई, पैसा आया सॉरी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, पैसा आया एसेट में कमी नहीं आई। तो रेवेन्यू रिसिप्ट भी इसी तरीके से है कि गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है बट नॉट रिड्यूसेस लायबिलिटी, नॉट रिड्यूसेस लायबिलिटी, और ना ही गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट क्रिएट हो रही है। और ये क्या है, रिकरिंग इन नेचर है। मतलब गवर्नमेंट के ऐसे खर्चे जिससे ना तो लायबिलिटी कम होगी ना ही गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट क्रिएट होगी, और बार बार होंगे ये खर्चे। जैसे कि इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है, अब इंटरेस्ट की पेमेंट होगी तो क्या होगा, लायबिलिटी तो कम नहीं होने वाली है, ना ही कोई एसेट क्रिएट होने वाला है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नंबर 1, इंटरेस्ट पेमेंट। अब गवर्नमेंट इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है तो इंटरेस्ट की पेमेंट से लायबिलिटीज में तो कोई कमी नहीं आती, ना ही कोई एसेट क्रिएट होती है। गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है पुअरर सेक्शन को, कोई लायबिलिटी कम होती है, कोई लायबिलिटी कम नहीं होगी, कोई एसेट बढ़ेगी नहीं गवर्नमेंट के लिए। एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रही है, हेल्थ सर्विसेज के ऊपर खर्च कर रही है, कोई लायबिलिटी कम हुई, नो। क्या कोई एसेट क्रिएट हुआ, नो। रूरल डेवलपमेंट, बैकवर्ड एरिया गांव में, वहां पर पैसा खर्च करना सरकार का, तो कोई लायबिलिटी तो नहीं कम हो रही है, ना ही कोई एसेट क्रिएट होती है गवर्नमेंट के लिए। पेमेंट ऑफ सैलरीज, यहां भी कोई लायबिलिटी नहीं खर्च होती, ना ही कोई एसेट क्रिएट हो रही। ग्रांट्स एंड डोनेशन वगैरह प्रोवाइड करना, तो दीज आर दी एक्सपेंडिचर्स जो कि रेवेन्यू नेचर के। क्यों, क्योंकि इनसे ना तो कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है और ना ही गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट क्रिएट होता है। इसलिए ये सारे एग्जांपल्स किस चीज के हो गए, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। अब हमारे पास आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ने से पहले थोड़ा सा कैपिटल रिसिप्ट रिकॉल कर लेना। कैपिटल रिसिप्ट क्या पढ़ा था हमने कि भाई पैसा आ रहा है, साथ के साथ गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट हो रही है या फिर एसेट्स में कमी आ रही है, तो कैपिटल रिसिप्ट बोला। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा कि गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है और उससे गवर्नमेंट के लिए हो सकता है कुछ एसेट इंक्रीज हो रहा हो या गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो रही हो। और ये क्या होता है, कैपिटल है तो नॉन रिकरिंग है, बार बार तो ये आएगा नहीं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, जिससे या तो एसेट्स इंक्रीज हो जाए या लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए। दो बातें याद रखनी है, अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब सरकार ने पैसा खर्च किया, लायबिलिटी में कमी आ गई, सरकार ने पैसा खर्च किया तो सरकार के लिए कोई एसेट क्रिएट हो गई, तो इसको बोलेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन इसके भी कुछ एग्जांपल्स करते हैं जरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। नंबर 1, रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर गवर्नमेंट अपने लोन्स को रीपे कर दे तो लोन रीपे करने से क्या होगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी।
गवर्नमेंट किसी को लोन दे दे, एडवांसेस दे दे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दे, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज को दे दे, तो गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा, एसेट क्रिएट हो जाएगा। कहीं पर गवर्नमेंट ने परचेज कर ली फिक्स एसेट्स, फॉरेन की किसी गवर्नमेंट को लोन दे दिया, तो इन सभी चीजों में क्या हो रहा है, इन सभी ट्रांजेक्शन्स में या तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम हो रही है या फिर गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट क्रिएट हो रही है। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आ गया होगा। अब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के कुछ कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जिसमें नंबर 1 रीपेमेंट ऑफ लोन्स। अगर हमने लोन्स की रीपेमेंट करी है तो रीपेमेंट से क्या होगा भाई, हमारा लाइबिलिटी कम हो जाएगी। लाइबिलिटी कम हो गई तो इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसी को लोन दिया गवर्नमेंट ने, एडवांस किया किसी को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को कर रही है, चाहे यूनियन टेरिटरीज को कर रही है, तो किसी को लोन प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करने का मतलब क्या हो गया, एसेट क्रिएट होना। अगर एसेट क्रिएट हो रही है तो भी गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, गवर्नमेंट ने ही कुछ एसेट्स परचेज कर ली तो एसेट क्रिएट हो रहा है, एसेट क्रिएट हो रहा है मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। लोन्स टू फॉरेन गवर्नमेंट, अगर हमारी गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट को लोन देती है तो उससे भी क्या होगा, एसेट क्रिएट हो जाएगी, और एसेट क्रिएट हो रही तो उस एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की दो ही बातें याद रखनी है, पहला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो या तो एसेट क्रिएट हो, दूसरा गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है तो लाइबिलिटीज में कमी आ जाए। दोनों में से कुछ भी हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट की। अब एक छोटा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर था हमने पढ़ा, वो एक्सपेंडिचर विच डू नॉट रिड्यूसेस लाइबिलिटी। गवर्नमेंट एक्सपेंस तो कर रही है पर लाइबिलिटी में कमी नहीं आ रही है, और ना ही किसी तरीके से गवर्नमेंट की एसेट्स को वो इंक्रीज करती है। सरकार ने पैसा खर्च किया, ना तो लाइबिलिटी में कमी आई ना ही एसेट्स में इंक्रीमेंट हुआ कुछ। ऑन दी अदर हैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट पैसा तो खर्च कर रही है, साथ के साथ गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, या फिर गवर्नमेंट की एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं। दोनों में से कुछ भी हो जाए, या तो लाइबिलिटी कम हो जाए या एसेट्स इंक्रीज हो जाए, तो क्या बोलेंगे इसको हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब नेचर हमें पता है जी, रेवेन्यू है तो रेकरिंग होगा और कैपिटल है तो नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है। एग्जाम्पल्स इसके क्या आते हैं हमारे पास, अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो इंटरेस्ट पेमेंट, डेट्स, इंटरेस्ट ऑन डेट आ गया, सब्सिडीज की पेमेंट हो गई तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट परचेज कर ली या फिर किसी को लोन ग्रांट कर दिया तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो यहां तक हमारा बजट स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने रिसिप्ट्स एक्सपेंडिचर के बारे में जाना, रिसिप्ट्स रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी रेवेन्यू एंड कैपिटल के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव के बारे में, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव। होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।